मित्रों, हमने पिछली तासिका में देखा, ये देख रहे थे कि सीएफसी के यौगिकों का एक खास गुण है, खास वैशिष्ट्य है कि ये कभी नष्ट नहीं होते। न तो इनका ऑक्सीकरण होता है, न तो इनका अपघटन होता है, और पानी में भी नहीं घुलते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से यहाँ पर स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इनके इस्तेमाल से, मतलब इनके यौगिकों से आखिरकार क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए अमेरिकी वैज्ञानिक एफ रोलेंड ने इसके ऊपर प्रश्न उठाया, और उन्होंने कई वर्षों तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिकों के ऊपर अनुसंधान किया, मतलब रिसर्च किया, शोध किया। और अपने शोध पत्र में सन 1974 के अंतर्गत नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका के अंतर्गत अमेरिकी वैज्ञानिक एफ रोलेंड ने अपना शोध पत्र प्रकाशित किया। जब उन्होंने अपने शोध पत्र के प्रकाशित किया तो पूरी दुनिया में हलचल अर्थात कोहरा मच गया, मतलब खलबली मच गई। और क्यों खलबली मच गई? क्योंकि अमेरिकी वैज्ञानिक एफ रोलेंड ने अपने पत्र में यह निष्कर्ष दिया था कि ये जो यौगिक है धरती के ओजोन की परत को नष्ट कर चुके हैं। मतलब एमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो यौगिक बनते हैं, इनसे ओजोन की परत को नष्ट कर चुके हैं। और शुरू में रोलेंड की बातों को किसी ने अहमियत नहीं दिया, मतलब किसी ने महत्व नहीं दिया। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका मजाक भी उड़ाया। और ऐसे समय में कुछ ही सालों बाद, जब दुनिया मजाक उड़ा रही थी, उसके कुछ ही सालों बाद सन 1985 में ब्रिटिश सर्वे की एक टीम ने रोलैंड के कार्यों की बात सत्य है, रोलैंड ने जो बात कही है वह सत्य है, इस प्रकार की बात को सत्यता उसकी सिद्ध की। और टीम ने, मतलब ब्रिटिश सर्वे की टीम ने न केवल ओजोन विघटन के बात की पुष्टि की, मतलब उनका केवल समर्थन किया। और ऐसे समय में उनके अध्ययन करके दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र के अंतर्गत ओजोन की परत कैसे नुकसान पहुंचा रही है, इस बात को भी उन्होंने सिद्ध करके दिया। और अमेरिकन उपग्रह जिसका नाम निम्बस है, उन्होंने भी यहाँ पर इस बात को सिद्ध किया, उसके चित्र भेजे और रोलैंड की बात की पुष्टि की। ऐसे समय में ब्रिटिश टीम ने इस बात की भी चेतना दी, इस बात को भी चेताया, मतलब हमें सावधान करने का प्रयास किया कि यदि ओजोन की परत को विघटन होने से अगर न रोका जा सका तो ऐसे समय में ओजोन की परत छीजने से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, मतलब सूर्य की जो अतिनील किरणें हैं, यह अतिनील किरणें धरती पर आएगी और धरती पर तापमान में काफी वृद्धि होगी। मतलब बहुत बड़े वैश्विक तापमान की समस्या यहाँ पर निर्माण होगी। साथ ही साथ अनेक तरह के त्वचा रोग संबंधित व्याधियां फैलेगी, मतलब बीमारियां फैलेगी। त्वचा रोग के कैंसर की बीमारियों की जो संख्या है वह लाखों में होने की संभावना हो सकती है। इस प्रकार से ओजोन विघटन के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ पर निर्माण हो सकती है। इस प्रकार की सावधान करते हुए आह्वान ब्रिटिश सर्वे की टीम ने यहां पर किया था। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की समस्याएं निर्माण हो सकती है। इसके संदर्भ में ब्रिटिश सर्वे टीम ने हमें चेतावनी दी थी। आगे लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी अपने पाठ के अंतर्गत कहते हैं कि ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक सन 1995 में वियना के अंतर्गत हुई। ओजोन विघटन के संकट से बचने के लिए शुरुआती प्रयास कैसे किए गए, इसके संदर्भ में डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी कहते हैं कि ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया में सबसे पहली जो कदम है वह उठाया गया कि दुनिया के अनेक देशों की सर्वप्रथम जो बैठक है 1985 में वियना नामक स्थान पर हुई।
और इसके बाद में सितंबर 1987 में कनाडा शहर के मॉन्ट्रियल स्थान में एक दूसरी बैठक हुई जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया। इस बैठक में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया गया, इस बैठक में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया गया उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब कनाडा के अंतर्गत सन 1987 में जो मॉन्ट्रियल बैठक हुई जिसके अंतर्गत 48 देशों ने भाग लिया और उसी मसौदे को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया, मतलब यह कानून लाया गया कि सन 1995 तक सभी देश सीएफसी की खपत में 50% की कटौती तथा सन 1997 तक 85% तक की कटौती करेंगे। मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद उभर कर भी सामने आए। मुद्दा यह था कि गैर सीएफसी प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण विकासशील देश यह चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करे। धनी मतलब विकसित देश वहन करे, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार है। ताजा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की सीएफसी की खपत 50 गुना ज्यादा थी। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई जहां नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीकी में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग की गई। यहां विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी, मतलब सहूलियत देनी पड़ी। इसके अंतर्गत नई तकनीकों के हस्तांतरण में मदद के साथ साथ सीएफसी के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया कराना मुख्य है। मतलब धन दिया गया, मदद दी गई। समझौते के तहत यह व्यवस्था है कि सन 2010 तक विकासशील देश सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशिक्षकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद भी करेंगी। इस प्रकार की चर्चा इस बैठक के अंतर्गत, मसौदे के अंतर्गत ली गई। देखिए, अभी हमने देखा कि ओजोन विघटन का जो संकट है, इसके ऊपर विचार करने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए गए। मतलब ओजोन संकट से बचने के लिए शुरुआती दौर से आज तक कौन कौन से कदम उठाए गए, इसके संदर्भ में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो मित्रों, ओजोन संकट से बचने के लिए शुरुआती दौर में जो कदम उठाया गया वह इस प्रकार का था कि इस संकट के ऊपर विचार करने के लिए शुरुआत में अनेक देशों की बैठक 1985 में वियना नामक स्थान पर शुरुआती बैठक हुई और इसके बाद में सितंबर सन 1987 में कनाडा नामक शहर में मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर बैठक हुई, जिस बैठक के अंतर्गत 48 देशों ने सहभाग लिया और मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर सन 1987 में कनाडा के अंतर्गत जो 48 देशों ने सक्रिय भाग लिया और इस बैठक के अंतर्गत जो मसौदा तैयार हुआ उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। और ऐसे समय में इस बैठक के अंतर्गत यह प्रावधान रखा गया, मतलब ऐसे नियम तैयार किए गए कि सन 1995 तक दुनिया के सभी देश सीएफसी के खपत के अंतर्गत 50% तक की कटौती करेंगे। साथ ही साथ ये बात भी बताई गई कि
सन 1997 तक 85% की कटौती करेंगे और मसौदे के कई बिंदुओं पर भी विकसित और विकासशील देशों के बीच कई मतभेद उभर कर सामने आए। कौन से मतभेद उभर कर सामने आए? मुद्दा यह था कि जो गैर सीएफसी प्रौद्योगिकी के देश है, गैर सीएफसी प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण कैसे किया जाए, इस संदर्भ में कई देशों के अंतर्गत मतभेद निर्माण हुए। जैसे विकासशील देश ये चाहते थे कि इसके ऊपर आने वाला खर्च धनी देश करे, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल उन्होंने किया। ओजोन विघटन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार केवल विकसित देश है। सन 1990 के ताजा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी और जिसकी 30% हिस्सेदारी केवल अकेले अमेरिका जैसे देश की थी। और इसलिए विकासशील देशों का मानना था कि इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार विकासशील देश है, इसलिए इसको बचाने की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। भारत का प्रतिशत आंकड़ा उस समय मात्र 0.6 का रहा था। मतलब जब अमेरिका जैसा देश 30% यहां पर निर्माण कार्य कर रहा था, 30% उनका योगदान रहा था, तब भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 का रहा था। भारत की तुलना में अमेरिका की खपत 50 गुना ज्यादा रही थी और इसलिए इस समस्या पर विचार करने के लिए लंदन नामक शहर के अंतर्गत एक बैठक बुलाई गई, जिस बैठक के अंतर्गत नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीकी में विस्थापन के लिए कोष बनाने की एक मांग की गई। और यहां विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी, मतलब सहूलियत देनी पड़ी। इसलिए इसके अंतर्गत नई तकनीकों का हस्तांतरण के मदद के साथ साथ सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया कराया गया, मतलब मदद की गई। और समझौते के तहत यह व्यवस्था सन 2010 तक विकासशील देश सीएफसी का इस्तेमाल करना एकदम बंद कर देंगे, इस प्रकार का समझौता किया गया। और साथ ही साथ इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज भी करेंगे और साथ ही साथ जो विकासशील देश है उनको आर्थिक मदद भी करेंगे। इस प्रकार का कानून वहां पर बनाया गया, इस प्रकार का मसौदा यहाँ पर बनाया गया था। इसकी जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की है। आगे लेखक कहते हैं, स्थिति की गंभीरता देखते हुए, मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो ओजोन विघटन का संकट बढ़ता जा रहा था, इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए, मतलब सुयोग्य कदम उठाने शुरू किए। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसमें ओजोन विघटन की भी अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थात अहम भूमिका है। पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती है तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती है। इस तरह धरती का तापमान भी बढ़ता है और तापमान बढ़ने से ध्रुवीय प्रदेशों पर जमी हुई जो विशाल बर्फ है, उस बर्फ की राशि के पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ता जाएगा और तमाम तटीय जो क्षेत्र है, मतलब समुद्र तट पर बसने वाले जो क्षेत्र है, वह पानी में डूब सकते हैं। तापमान वृद्धि से जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ सकता है।
मानसून में परिवर्तन होने की कई अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थितियां आ सकती है। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफी परिवर्तन पाया गया है। हाल में ही शोध के बाद यह पाया गया कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर के पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथमार्ध तक यही हिमनद साथ ही साथ हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर मतलब पिघलकर समाप्त हो जाए। ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि ऊसर में बदल जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता। ओजोन के विघटन के व्यापक दुष्प्रभाव के चलते इंसानी सभ्यता संकटापन्न है, मतलब इंसानी सभ्यता संकट के लायक है। अतः जरूरत है कि फौरन इससे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाए, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मतलब जो ओजोन विघटन के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं निर्माण हो रही है। कौन कौन सी समस्याएं निर्माण होती है ओजोन विघटन के कारण, इसकी जानकारी हमने देखी है। देखिए, ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती पर निरंतर तापमान बढ़ता जा रहा है। तापमान क्यों बढ़ रहा है? ग्रीन हाउस के कारण। ग्रीन हाउस के कारण कैसे? ग्रीन हाउस से जो एमोनिया नामक वायु पर्यावरण में तैयार होती है और पर्यावरण में फैलती है, इसके कारण ओजोन के परत को छेद पड़ते हैं और एमोनिया के वायु के कारण ओजोन परत को छेद पड़ने के कारण मतलब ओजोन वायु में विघटन होने के कारण सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वह सीधी तरह से धरती पर आती है और स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये वस्तुएं पराबैंगनी अवशोषण के बाद अवरक्त किरणें उत्सर्जित करती है और इसका परिणाम यह होता है कि ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि हवा में मौजूद कई प्रकार की जो गैसें हैं उन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और इस तरह से धरती का जो तापमान है वह काफी मात्रा में ग्रीन हाउस के कारण बढ़ता है। तापमान बढ़ने के कारण ध्रुवीय प्रदेशों पर जो विशाल मात्रा में बर्फ जमी हुई है वह बर्फ पिघलने के समाचार आ जा रहे। मतलब ओजोन वायु के विघटन के कारण ही वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण ही ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ की राशियां फैली हुई है वह काफी तेज मात्रा में पिघलती रही है और ऐसा ही अगर होता रहा, मतलब वह बर्फ बड़ी तेजी के साथ अगर पिघलता रहा तो ऐसे समय में समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। मतलब समुद्र के अंतर्गत पानी की मात्रा काफी बढ़ जाएगी और जब समुद्र के अंतर्गत जल स्तर काफी मात्रा में बढ़ गया तो ऐसे समय में समुद्र तट पर बसे हुए जो काफी क्षेत्र है वे क्षेत्र पानी में भी डूबने की संभावना है। तापमान वृद्धि के कारण जबरदस्त बदलाव भी आ सकता है। मानसून में परिवर्तन हो सकता है। मानसून में इस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा कि मानसून के अंतर्गत जो परिवर्तन हुआ तो इसका परिणाम यह होगा कि कहीं पर अतिवृष्टि होगी, मतलब जबरदस्त बरसात होगी, तो कहीं पर अकाल पड़ेगा, मतलब कहीं पर सूखा पड़ेगा और अकाल जैसी स्थिति निर्माण हो सकती है। और वैसे ही विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफी परिवर्तन आया है, मतलब पर्यावरण का काफी संतुलन बिगड़ गया है और हाल ही के शोध के अंतर्गत पाया गया है कि हिमालय के अंतर्गत जो गंगोत्री स्थित गोमुख है वहां पर हिमनद हर साल 18 मीटर की पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। मतलब हर साल 18 मीटर तक हिमनद
कम होता जा रहा है, मतलब पिघलता जा रहा है। अगर इसी प्रकार से हिमनद मतलब बर्फ तेज मात्रा में पिघलता रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथमार्ध तक मतलब शुरुआत तक हिमनद साथ ही साथ हिमालय के दूसरे हिमनद मतलब हिमालय के अंतर्गत जो बर्फ है वह बर्फ और दूसरी जगह पर जो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ है वह भी गलकर समाप्त हो जाएगा। और इसका परिणाम यह होगा कि समुद्र के अंतर्गत पानी की स्थिति काफी बढ़ जाएगी, समुद्र तट डूबने लगेंगे। ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली जो नदियां हैं जैसे गंगा नदी है और अन्य विभिन्न प्रकार की नदियां है, यमुना नदी है, जमुना नदी है, तो वे जो नदियां हैं उन नदियों के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का संकट आ जाएगा और उन नदियों का अस्तित्व धोखे में आ जाएगा। मैदानों की जो जमीन है वह उपजाऊ जमीन है, वह उपजाऊ जमीन ऊसर में बदल जाएगी मतलब अनुपजाऊ हो जाएगी और इस बदल से रोकने के लिए कोई रोक नहीं सकेगा। अगर समय रहते हमने ओजोन विघटन की स्थिति के ऊपर कदम नहीं उठाया, अपने कदम नहीं बढ़ाया तो इसके गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। इनके गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता है। ओजोन विघटन के व्यापक प्रभाव के चलते इंसानी सभ्यता भी संकट में आ सकती है। अतः यह जरूरत है कि इससे निपटने के लिए मतलब ओजोन वायु के संकट से बचने के लिए समग्र प्रकार के कदम उठाए जाए, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मतलब कल ओजोन विघटन के संदर्भ में संकटों से बचने के लिए अगर हम कदम उठाएंगे, आज नहीं कल कदम उठाएंगे, इस प्रकार की चर्चा अगर करेंगे तो अगर आज कदम नहीं उठाएंगे तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कल करे सो आज, कल पल भर में प्रलय होगा, बहुरे करेगा कब। मतलब प्रलय आ जाने से पहले ही हमने कदम उठाना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यह ओजोन विघटन का संकट काफी बढ़ जाएगा और मानव का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इस प्रकार की बात यहाँ पर लेखक कहते हैं। इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। पर इस पाठ के अंतर्गत जो जो कठिन शब्द आए हैं, इन कठिन शब्दों के अर्थ को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं और उस समय हमें एक शब्द के दो समानार्थी शब्द अथवा एक शब्द का समानार्थी शब्द हमें लिखने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सामरिक शब्द का अर्थ है युद्ध से संबंधित। दोहन शब्द का अर्थ है अनियंत्रित उपयोग। विघटन शब्द का अर्थ है अलगाव या तोड़ना। सांद्र शब्द का अर्थ है घना या स्निग्ध। प्रशीतक शब्द का अर्थ है फ्रीज। प्रशीतन शब्द का अर्थ है ठंडा करने की प्रक्रिया। प्रशीतन मतलब ठंडा करने की प्रक्रिया। यौगिक शब्द का अर्थ है दो या अधिक तत्वों से बना हुआ, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह एक यौगिक है, मतलब दो या अधिक तत्वों से बना हुआ है। शीजना, शीजना इस शब्द का अर्थ है क्षय होना, मतलब घटना। मुहैया इस शब्द का अर्थ है पूर्ति करना, पहुंचना। उसर इस शब्द का अर्थ है बंजर होना, अनुपजाऊ होना। इस प्रकार से इस पाठ के अंत में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको भी हमें देखना आवश्यक है। इसके बाद ओजोन विघटन का संकट, इस पाठ के नीचे कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं। जैसे आप आकलन कृति के अंतर्गत पहले प्रश्न को यहां पर देख रहे हैं, लिखिए, उत्तर लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाता है। जैसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन गैस की विशेषताएं लिखिए। ओजोन गैस की विशेषताएं बताइए। कौन कौन सी है ओजोन गैस की विशेषताएं? तो हमने ओजोन विघटन का संकट इस पाठ के अंतर्गत ओजोन गैस की विशेषताओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की है कि ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है।
ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है। दूसरी विशेषता हमने प्राप्त की है कि ओजोन गैस नीले रंग की होती है। कौन से रंग की? नीले रंग की। ये दूसरी विशेषता हमने देखी थी। तीसरी विशेषता हमने देखी थी कि प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। ओजोन गैस प्रकृति के अंतर्गत अत्यंत तीक्ष्ण और विषैली मतलब जहरीली होती है। चौथी विशेषता हमने देखी थी कि ओजोन गैस मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ओजोन गैस मानव स्वास्थ्य के लिए कैसी होती है? तो हानिकारक होती है। और ओजोन गैस अगर श्वसन नलिका में चली जाती है तो हमारे शरीर में जलन पैदा कर सकती है। लेकिन यही ओजोन गैस जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और श्वसन नलिका में जाने के उपरांत जलन पैदा करती है, भले ही ऐसा हो पर यही ओजोन गैस वायुमंडल में जब मौजूद रहती है तो हमारी रक्षा भी करती है और इसी के वजह से हमारा अस्तित्व इस धरती पर बना रहता है। ये चौथी विशेषता हमने देखी है। तो पांचवी विशेषता हमने देखी है कि ओजोन गैस की वजह से ही धरती पर जीवन फल फूल सका है। मतलब आज जो पर्यावरण के अंतर्गत पशु पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु धरती के ऊपर जो सुरक्षित है, इन्हें सुरक्षित रखने का ये जो सुरक्षित है, तो ये सुरक्षित क्यों है? क्योंकि ओजोन वायु की परत से सूर्य की जो अतिनील किरणें हैं वह ओजोन वायु की जो परत है वह अवशोषित कर लेती है, सूर्य की अतिनील किरणों को धरती पर आने नहीं देती है। इसी की वजह से मतलब ओजोन वायु की परत की वजह से ही धरती पर जीवन फल फूल सका है। इस प्रकार की पांचवी विशेषता हमने प्राप्त की थी। छठी विशेषता हमने प्राप्त की थी कि ओजोन गैस धरती के वायुमंडल से 15 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ओजोन गैस धरती से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है हमारे वायुमंडल में? तो ओजोन गैस धरती के ऊपर वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र मतलब ओजोन के परत का जो क्षेत्र होता है उसे अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर अंग्रेजी में कहते हैं। यह विशेषता भी हमने प्राप्त की थी। और आठवीं विशेषता हमने प्राप्त की थी कि ओजोन की सबसे ज्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ओजोन की सबसे ज्यादा जो सांद्रता है वह धरती से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होती है। इस प्रकार से हमने ओजोन गैस की विशेषताएं यहां पर प्राप्त की है और आपने लिखना है। आकलन कृति के लिए और भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सौर विकिरण में ये किरणें पाई जाती है, तो सौर विकिरण में कौन कौन सी किरणें होती है? सौर विकिरणों के अंतर्गत कौन कौन सी किरणें होती है? तो हमने देखा कि सौर विकिरणों के अंतर्गत दृश्य प्रकाश किरणें होती है, अवरक्त किरणें होती है और पराबैंगनी किरणें होती है। सौर विकिरणों के अंतर्गत दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें पाई जाती है। इस प्रकार का उत्तर आपने लिखने की आवश्यकता है। सौर विकिरणें किरणें के अंतर्गत कौन सी किरणें पाई जाती है? तो ये 3 किरणें पाई जाती है। इस प्रकार का उत्तर आप लिखेंगे। अगला प्रश्न आकलन कृति के लिए पूछा जाता है कि CFC यौगिकों की ये विशेषताएं हैं। CFC यौगिकों की विशेषताएं क्या क्या है? हमने प्रस्तुत पाठ्य घटक के आधार पर CFC यौगिकों की विशेषताएं देखी है कि CFC यौगिक की विशेषता ऐसी होती है कि CFC यौगिक मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कभी नष्ट नहीं होते हैं। साथ ही साथ CFC का कभी ऑक्सीकरण नहीं होता है, न तो इनका अपघटन होता है। CFC यौगिक पानी में भी नहीं घुलते। इस प्रकार से CFC यौगिकों की विशेषताएं रही है। इस प्रकार की जानकारी भी हमने प्रस्तुत पाठ्य घटक के आधार पर प्राप्त की है। आगे ओजोन विघटन के दुष्प्रभाव कौन कौन से होते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है।
तो ओजोन विघटन के कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं? तो हमने प्रस्तुत पाठ्य घटक के आधार पर देखा है कि ओजोन विघटन के कारण अंतरिक्ष से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, वह पराबैंगनी किरणें से तापमान में वृद्धि होती है। ओजोन विघटन के कारण कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं, मतलब कौन कौन से बुरे परिणाम होते हैं? तो पहला परिणाम हमने देखा कि ओजोन विघटन के कारण अंतरिक्ष से सूर्य की जो अतिनील पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी तरह से धरती पर आती है, उसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। ये सबसे पहला, मतलब वैश्विक तापमान बढ़ता है, वैश्विक तापमान बढ़ता है, ये पहला दुष्प्रभाव यहां पर पाया जाता है। दूसरा दुष्प्रभाव यह है कि ओजोन विघटन के कारण अनेक अनेक प्रकार की त्वचा से संबंधित बीमारियां फैलती है, व्याधियां फैलती है। कौन कौन सी व्याधियां फैलती है? जैसे त्वचा रोग से संबंधित, त्वचा रोग की कैंसर की, त्वचा रोग की बीमारियां फैलती है। त्वचा रोग के अंतर्गत कैंसर की बीमारी, कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में बढ़ सकती है। अगर ओजोन विघटन ज्यादा मात्रा में बढ़ता गया तो त्वचा रोग से संबंधित कैंसर की जो बीमारियां है, ऐसे बीमार लोगों की संख्या, मतलब कैंसर से बीमारियों की संख्या लाखों में भी आगे चलकर बढ़ सकती है अगर ओजोन विघटन ज्यादा ही मात्रा में होता रहा तो। इस प्रकार की जानकारी हमने ओजोन विघटन के दुष्प्रभाव देखे हैं। तो देखिए, वैश्विक तापमान, कौन कौन से दुष्प्रभाव हमने देखे? वैश्विक तापमान में वृद्धि होना, त्वचा रोग से संबंधित अनेक बीमारियां निर्माण होना, त्वचा रोग से संबंधित कैंसर की बीमारियों का निर्माण होना, और अनेक जीवों पशुओं को हानि पहुंचना, पेड़ पौधे सूख जाना, इस प्रकार के दुष्प्रभाव यहां पर हो सकते हैं। आगे शब्द संपदा के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया है पाठ्य पुस्तक के अंतर स्वाध्याय में कि कृदंत संज्ञा बनाइए, कृदंत बनाइए, शब्दों को कृदंत शब्द बनाइए। तो जैसे कृदंत शब्द बनाना है, मूल शब्द है कहना, कहना इस शब्द का कृदंत शब्द क्या बनेगा? कथन। कथन शब्द से कहना यह शब्द निर्माण हुआ है। कहना से कथन यह कृदंत शब्द बनेगा। बैठना से बैठक यह कृदंत शब्द बनेगा। लगना से लगाव यह कृदंत शब्द बनेगा। सीजना इस शब्द से सीजन यह शब्द बनेगा। इस प्रकार से शब्दों के कृदंत शब्द बनाकर हमने लिखना है। अभिव्यक्ति के लिए कुछ प्रश्न पूछे गए पाठ्य पुस्तक में। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भौतिक विकास के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। कौन सा प्रश्न पूछा गया? भौतिक विकास के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर प्रकाश अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो भौतिक विकास के कारण कौन कौन सी समस्याएं निर्माण होती है? देखिए मित्रों, आज हम भौतिक विकास करने के लिए मनुष्य एक दूसरे के साथ गलाकाट प्रतिस्पर्धा कर रहा है और इसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं निर्माण हो रही है। भौतिक विकास करने के लिए मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का हद से ज्यादा इस्तेमाल करता है। हवा, पानी, मृदा, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। और पानी का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण, पानी का कारखानों में इस्तेमाल करने के कारण, और कारखाने ये भौतिक उन्नति का प्रतीक है, और मनुष्य जब कारखानों के अंतर्गत अत्यधिक पानी का इस्तेमाल कर रहा है तो कारखानों के द्वारा जो प्रदूषित पानी है वह गटारों के माध्यम से नदियों में स्वच्छ जल के अंतर्गत छोड़ दिया जाता है। और कारखानों के जो रासायनिक केमिकल है वह पानी के अंतर्गत मिल जाता है और पानी प्रदूषण बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। आज मनुष्य पानी का इस्तेमाल विभिन्न जगहों पर कर रहा है और इसका इस्तेमाल पानी का अत्यधिक इस्तेमाल करने के कारण पानी प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण जो पेड़ ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, तो वे पेड़ जो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, उन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा दिन ब दिन धरती के ऊपर कम होती जा रही है और बगैर ऑक्सीजन के कारण मनुष्य का जीना हराम हो रहा है, जीना दुष्कर हो रहा है। और
अगर पेड़ नहीं होते तो ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन कम रहा, अगर ठंडी हवा न रही तो बादल से आने वाले जो आकाश मार्ग से आने वाले जो बादल है वे बिना बरसे ही चले जाते हैं, तो सूखा पड़ सकता है, कई अतिवृष्टि निर्माण हो सकती है। इस प्रकार की समस्या यहाँ पर निर्माण होते हुए दिखाई देती है। मनुष्य ने रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। रासायनिक खतों का इस्तेमाल करने के कारण क्या हो रहा है, यूरिया जैसे जो रसायन है, रासायनिक पदार्थ है, वह रासायनिक पदार्थ खेती के अंतर्गत फैला रहा है। उसके कारण खेती में मृदा प्रदूषण काफी बढ़ रहा है। कई कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल फसलों को बचाने के लिए कर रहा है मनुष्य, जो कि कीटनाशक दवाइयों के अंतर्गत कई रसायनों का प्रयोग किया जाता है। आज कीटकों को मारने के लिए फसलों के ऊपर कई रसायन छिड़के जाते हैं। आप देखते हैं कि वह जो फसल है, वह फसल के ऊपर कीटक तो मर ही जाते, पर वो फसल कीटकों रसायनों को अपने शरीर के अंतर्गत खींच लेती है। यूरिया जैसे रासायनिक पदार्थों को तथा कीटनाशक दवाइयों को डीडीटी जैसे जो रसायन है उनको छिड़कने के कारण कीटक मर जाते हैं, और पर जो फसल है उस रसायन के अवशेष को अपने अंतर्गत फल फूल के माध्यम से ले लेती है, पत्तों के माध्यम से ले लेती है। इसका परिणाम ये होता है कि भोजन प्रदूषण निर्माण हो रहा है। आज आप देखते हैं कि पत्ता को भी, फ्लावर को भी जिसे हम देखते हैं, वह एक छोटा सा गड्ढा आज शाम को होता है, उसके ऊपर रासायनिक पदार्थ छिड़कते ही कल दोपहर को इतना बड़ा हो जाता है। वह क्यों? रसायन छिड़कने के कारण। तो मित्रों, रसायनों का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण ऐसे रासायनिक पदार्थ छिड़के हुए फसलों को अगर हम खाते हैं तो हमारी आयुर्मान भी कम होने की संभावना है। इस प्रकार से रासायनिक समस्या से उत्पन्न होने वाली भौतिक विकास के लिए उत्पन्न होने वाली समस्या है। और अति रसायनों का इस्तेमाल करने के कारण फ्रिज, टीवी, कूलर और जो एयर कंडीशनर है उनका इस्तेमाल करने के कारण जो उसके अंतर्गत, मतलब फ्रिज के अंतर्गत, ग्रीन हाउस के अंतर्गत जो एमोनिया वायु है वह पर्यावरण में फैलने लगती है, ओजोन की परत को छेद करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप सूर्य की अतिनील किरणें धरती पर आती है, और जिसका बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। वैश्विक तापमान में वृद्धि हो सकती है, त्वचा रोग, कैंसर की बीमारियां निर्माण हो सकती है। कई सौंदर्य प्रसाधनों के रासायनिक केमिकल इस्तेमाल किए हुए जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें सौंदर्य प्रसाधन के साधन होते हैं, जिन्हें हम चेहरे पर लगाते हैं, तो उसके अंतर्गत अगर अत्यधिक रसायनों का इस्तेमाल किया गया तो वह भौतिक उन्नति करने के लिए ही वे रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अब उन रसायनों का प्रयोग अगर हम अपने शरीर के ऊपर करते हैं तो हमारे शरीर की त्वचा भी खराब हो सकती है, विभिन्न प्रकार के रोग आ सकते हैं, बीमारियां आ सकती है। इस प्रकार से भौतिक उन्नति के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं निर्माण होती है। इस प्रकार के विचार, आपने स्वमत का प्रश्न है, आपने अपने मन की अभिव्यक्ति करनी है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण रक्षा में हमारा योगदान क्या है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो पर्यावरण रक्षण करने के लिए हम क्या क्या कौन कौन सा योगदान दे सकते हैं? तो हमने सर्वप्रथम कम से कम पेड़ नहीं लगाते हैं तो काटना नहीं चाहिए, पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। हर वर्ष प्रतिवर्ष हमने पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, और पशु पक्षियों की सुरक्षा करनी चाहिए। रसायनों का कम से कम हमने इस्तेमाल करना चाहिए, और कीटनाशक दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल हमने करना चाहिए। हमने ग्रीन हाउस का उपयोग हमने इतनी मात्रा में करना चाहिए कि कम से कम एमोनिया वायु उस ग्रीन हाउस से बाहर जा सके, और कम से कम ओजोन वायु का विघटन हो सके। इस प्रकार के खबरदारी के लिए हमने कदम उठाने चाहिए। इतना ही नहीं, सौंदर्य प्रसाधन के चीज़ों का निर्माण कार्य करते समय भी हमने उचित मात्रा में करना चाहिए, उचित तरह से करना चाहिए। और इस प्रकार से अनेक कदम हमने पर्यावरण रक्षा के लिए उठाना चाहिए। इस प्रकार की बात यहाँ पर कही है। पर्यावरण रक्षा के लिए हमने जन जागृति भी करना चाहिए, हमने लोगों को पेड़ लगाने के लिए आह्वान करना चाहिए। जल है तो कल है, जल है तो कल है, पेड़ बचाओ धरती बचाओ, इस प्रकार की घोषणाएं देते हुए हमने कभी राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस एनसीसी के माध्यम से रैलियां निकालना चाहिए, और समाज के अंतर्गत जन जागृति करना अब चाहिए। इस प्रकार के कई
हम योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार के विचार आपने लिखना है। अंत में अ, एक आकलन कृति का प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि पराबैंगनी किरणों के धरती पर आने पर, पराबैंगनी किरणें धरती पर आने पर क्या परिणाम होगा? तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुएं उन्हें अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी किरणें धरती पर जब आती है तब क्या होता है? तो पराबैंगनी किरणें स्थल मंडल में मौजूद वस्तुएं उन्हें अवशोषित कर लेती है। स्थल मंडल में मतलब धरती के ऊपर जो चीजें हैं वह उन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। दूसरा क्या होता है? उसके बाद वस्तुएं अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। वस्तुएं अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करने का कार्य करती है और ये किरणें वापस वायुमंडल में बाहर नहीं जाती है। सर्वप्रथम आपने लिखना है स्थल मंडल में मौजूद वस्तुएं पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती है और उसके बाद वस्तुएं उन अवरक्त विकिरणों को उत्सर्जित करने लगती है और हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार का उत्तर आप पराबैंगनी किरणें धरती पर आने पर क्या होती है इसके संदर्भ में लिखना है। पाठ के आधार पर कुछ लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ओजोन विघटन का संकट से बचने के लिए किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। तो हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओजोन विघटन से बचने के लिए कैसे वियना के अंतर्गत पहली बैठक ली गई, इसके बाद लंदन में बैठक ली गई, इस प्रकार से अमेरिकी विद्वानों ने किस प्रकार से प्रयास किया और किस किस प्रकार के मसौदा तैयार किया गया और किस किस प्रकार से कानून लाए गए और विकसित देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए कौन कौन से कानून लाए गए, इसके संदर्भ में जानकारी आपने यहाँ पर लिखना है। और अंतिम प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC नामक यौगिक की खोज प्रतिष्ठान के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्ध रही, इसके बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो आप जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मतलब CFC की जब शोध की गई उससे पहले एमोनिया तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों का इस्तेमाल किया जाता था, पर वह गैसें अत्यंत हानिकारक होती थी, इसके इस्तेमाल में कठिनाई होती थी। पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन रंगहीन होने के कारण, गंधहीन होने के कारण, कार्यहीन होने के कारण और उससे कोई किसी भी प्रकार का खतरा न होने के कारण उनका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हुआ और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल बाद में फ्रीज के अंतर्गत किया जाने लगा, एयर कंडीशनर के अंतर्गत किया जाने लगा और इसके कारण समाज जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति निर्माण हो गई। इस प्रकार का उत्तर आप लिख सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र द्वारा लिखित ओजोन विघटन का संकट ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद।